नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर साथ आ गए हैं 6 बड़े सियासी दल और धारा 370 को निरस्त करने को बताया घोर असंवैधानिक। और इसके विरोध में अब 6 बड़ी पार्टियां एक साथ आ गई हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राफेल डील को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकारी कोष से पैसा चुराया गया। जी हां दोस्तों, पैसा चुराने का आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री केयर्स निधि से खरीदे गए वेंटिलेटर सरकारी परीक्षण में हो गए हैं फेल, कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राफेल मामले में कुछ गड़बड़ी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कश्मीर साथ आए 6 सियासी दल, अनुच्छेद 370 निरस्त करने को बताया घोर असंवैधानिक। जी हां दोस्तों, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। अब कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों ने राज्य से विशेष दर्जा के निरस्त करने को घोर असंवैधानिक कदम बताया है और इसे दोबारा लागू करवाने का संकल्प लिया है। इन राजनीतिक दलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि पिछले वर्ष विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद वह राज्य के लोगों के वास्तविक अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ववर्ती राज्य की खत्म हो चुकी पहचान के लिए संघर्ष करेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष GA मीर ने एक बयान में कहा, पार्टी ने बार बार जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के तौर पर दर्जा बहाली और स्थानीय लोगों की जमीन और नौकरियों की सुरक्षा तथा संवैधानिक गारंटी की मांग की है। उन्होंने कहा, पार्टी संविधान के अनुसूची 6 के तहत लद्दाख के लोगों के अधिकारों की रक्षा की मांग की भी समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर आरोप, कहा सरकारी कोष से पैसा चुराया गया। जी हां दोस्तों, सरकारी कोष के धन के लेन देन को लेकर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में रखने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रश्न खड़े किए हैं। राफेल डील को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत के खजाने से पैसा चुराया गया है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक खबर साझा करते हुए कहा कि राफेल के लिए भारत के खजाने से पैसा चुराया गया। अपने ट्वीट में राहुल ने महात्मा गांधी का एक कथन भी लिखा है, सच एक है, रास्ते कई हैं। ट्विटर पर शेयर किए गए समाचार में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने राफेल डील से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी CAG को देने से मना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राजग सरकार ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन के साथ 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इसी डील पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। इस बीच लड़ाकू विमानों की खरीद के मामलों में अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में खारिज कर दिया। साथ ही कहा था कि उसे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री केयर्स निधि से खरीदे गए वेंटिलेटर सरकारी परीक्षण में फेल, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड से कोरोना के इलाज के लिए जिन वेंटिलेटर की सरकार ने खरीद की है, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की तकनीकी समिति ने विफल करार दिया है। और हैरानी यह है कि जिन कंपनियों को इनकी आपूर्ति का काम दिया गया, उन्हें करोड़ों रुपए का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहाँ जारी बयान में कहा कि इससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि सरकार के इस कदम पर सवाल उठाया जाता है तो इसे देशद्रोह के समान समझा जाता है। उन्होंने कहा, क्या आपको पता है PM केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना देशद्रोह है? तो क्या हुआ अगर सार्वजनिक धन से खरीदे गए वेंटिलेटर विफल हो रहे हैं और अग्रिम भुगतान करोड़ों में किया जा रहा है? और तो और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कैग ऑडिट के लिए नहीं कहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार में छपी खबर को पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने इन कंपनियों को 22 करोड़ पर का अग्रिम भुगतान किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में जिम दोबारा खोलने की मांग को लेकर उपराज्यपाल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, 12 लोग हिरासत में। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे करीब दर्जन भर जिम संचालकों को दिल्ली पुलिस ने शनिवार 22 अगस्त को हिरासत में ले लिया। जिम संचालक शहर में जिम खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। दिल्ली जिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चिराग सेठी ने कहा, हम उपराज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि जिम पुनः खोले जाएं, क्योंकि दिल्ली के इस मध्यम दर्ज के उद्योग से 1 लाख लोगों
लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, लेकिन पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया और सिविल लाइंस थाने ले गई। एसोसिएशन से 4000 छोटे और मध्यम दर्ज के उद्यमी जुड़े हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लगभग 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कोविड-19 समीक्षा बैठक में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने को मंजूरी दी गई, लेकिन जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई। उपराज्यपाल अनिल बैजल के लिए एसोसिएशन की ओर से तैयार किए गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकार जिम को नजरअंदाज कर रही है। ज्ञापन में कहा गया, दिल्ली में करीब 5,500 जिम हैं, जिनमें 1 लाख लोग काम करते हैं। उनकी आजीविका के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिटनेस प्रशिक्षण देने वाले, सफाई करने वाले, सहायक उपकरण बेचने वाले और हाउसकीपिंग कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। एसोसिएशन ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में जिम खोले गए और वहां कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि नहीं देखी गई। दिल्ली में मार्च से ही जिम बंद है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस ने लिखा निशंक को पत्र, दिया ये सुझाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर आग्रह किया कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अगले महीने जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा कराने के फैसले पर पुनर्विचार हो और इनको स्थगित किया जाए। गौरव वल्लभ ने निजी हैसियत से लिखे इस पत्र में मंत्री को कुछ ठोस कदम उठाने के सुझाव भी दिए और कहा कि इन परीक्षाओं को कराने से पहले कोरोना वायरस से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी रूपरेखा एवं योजना तैयार की जाए। कोई भी फैसला लेते समय राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए ताकि बच्चों का 1 साल बर्बाद नहीं हो और अभिभावकों की चिंताओं का भी निदान हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पत्र में कहा, मैंने कई वर्षों तक बतौर शिक्षक कार्य किया है। ऐसे में मैंने बहुत सारे छात्रों से बातचीत की। सितंबर में जेईई मेन और नीट परीक्षा कराने से जुड़े आपके मंत्रालय के फैसले को लेकर सभी को चिंता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अप्रैल मई में जब इन परीक्षाओं को टाला गया था तो उस समय के मुकाबले अब कोरोना वायरस के हालात बेहतर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि जेईई और नीट स्नातक का आयोजन सितंबर महीने में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेईई और नीट स्नातक परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसका आयोजन सितंबर माह में निर्धारित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू में बवाल। भाजपा ने कहा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे परंपरागत सीट। जी हां दोस्तों, बिहार बीजेपी ने जेडीयू को दे दिया जवाब, किसी कीमत पर अपनी परंपरागत सीट नहीं छोड़ेंगे। पटना, बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू लगातार राजद के सिटिंग विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला रही है। जेडीयू की नज़र सहयोगी बीजेपी की उन पुरानी सीटों पर है जो पहले बीजेपी के कोटे में रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन में भी पालीगंज सीट बीजेपी के पास ही रही। 2015 के विस चुनाव में राजद के हाथों बीजेपी उम्मीदवार की हार हो गई और वहां से जयवर्धन यादव चुनाव जीत गए, लेकिन 2020 आते आते उन्होंने पाला बदलने का निर्णय ले लिया है। इस निर्णय से बीजेपी की पैतृक सीट के छीनने की पूरी गुंजाइश बन गई है। बीजेपी की सीट पर हमारे ही उम्मीदवार होंगे। जायसवाल, जेडीयू की तरफ से बीजेपी की परंपरागत सीट पर नजर टिकाने पर बीजेपी नेतृत्व की सख्ते में है। पार्टी नेतृत्व के अंदर भी जेडीयू के इस निर्णय से हलचल शुरू हो गई है। पार्टी के कई नेता परंपरागत सीट पर जेडीयू की तरफ से राजद विधायक को तोड़कर अपनी मिलाने से चिंतित दिख रहे हैं। न्यूज़ 4 नेशन ने जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से पूछा कि आपकी परंपरागत सीट पालीगंज पर सहयोगी जेडीयू की नजर है और वहां से राजद विधायक को अपनी पार्टी में मिलाकर उम्मीदवारी की तैयारी है, इस पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि समय आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यह साफ साफ मैसेज दे दिया कि गठबंधन में बीजेपी की जो सीट है उस पर हमारे ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रदेश इससे आगे कुछ नहीं कहा और उठकर चले गए, लेकिन नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि पालीगंज में जिस तरह जेडीयू ने राजद विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, उससे नेतृत्व चिंतित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, तेज प्रताप का दावा, जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हो सका है। लोगों की नजरें विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। चुनाव से पहले बिहारी की राजनीति उबाल पर है। सियासी पार्टियों में दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी है। अब बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का दावा है कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि
कि 4 से 5 दिन के भीतर वे सभी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चंद्रिका राय का जिक्र करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि चंद्रिका राय के शामिल होने से जेडीयू को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। असल में जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बता दें कि सत्ता पक्ष समय से चुनाव कराने पर जोर दे रहा है, वहीं कोरोना का हवाला देते हुए विपक्ष चुनाव टालने की मांग उठा चुका है। बता दें कि जेडीयू के बाद महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हमने खुद को अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की घर वापसी के संकेत मिल रहे हैं। आरजेडी के 3 विधायक गुरुवार को जनता दल जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इनमें लालू यादव के समधी चंद्रिका राय का नाम भी सामने आया है। चंद्रिका के अलावा अन्य 2 विधायकों ने भी जेडीयू का दामन थामा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के मेरठ में भाजपा नेता का पुत्र चला रहा था सरकारी किताबों की फर्जी प्रिंटिंग प्रेस। जी हां दोस्तों, मेरठ में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें छापकर बाजार में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एसटीएफ और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 35 करोड़ की डुप्लीकेट किताबें पकड़ी गई हैं। वहीं जांच में 6 प्रिंटिंग मशीनें मिली हैं। इस मामले में अभी दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट के डीएसपी ब्रजेश कुमार सिंह व परतापुर पुलिस ने शुक्रवार को परतापुर क्षेत्र में अचरौंडा काशी मार्ग पर बने एक गोदाम पर छापा मारा। यहां से बड़ी संख्या में किताबें बरामद हुई। सभी किताबों पर एनसीईआरटी का नाम व लोगो छुपा हुआ था। मजदूरों ने बताया कि किताबों की छपाई दिल्ली रोड पर मोहकमपुर एन्क्लेव में होती है। तभी सूचना आई कि कुछ लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस में आग लगाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। आग को बुझाने के बाद वहां से भी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सहित आसपास के राज्यों को एनसीईआरटी को डुप्लीकेट किताबें सप्लाई हो रही थीं। 35 करोड़ कीमत की किताबें मौके से मिली हैं। गोदाम व प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया है। मौके से हिरासत में लिए दर्जन भर युवकों से पूछताछ चल रही है। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक सचिन गुप्ता है और वह भाजपा नेता संजीव गुप्ता का बेटा है। सचिन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ परतापुर थाने में एसटीएफ सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी की सरकारी किताबें फुटकर विक्रेताओं को 15% कमीशन पर मिलती हैं। इनका छपाई केंद्र दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं है। असली किताबें पाने के लिए फुटकर विक्रेताओं को पूरी रकम एडवांस जमा करनी पड़ती है, जबकि एनसीईआरटी का डुप्लीकेट किताबें विक्रेताओं को 30% कमीशन पर मिल जाती है। इसमें एडवांस पेमेंट भी नहीं देना होता है। इसलिए इस गिरोह से थोक और फुटकर किताब विक्रेता भी मिले हुए होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना और बाढ़ से जूझ रहे बिहार में चुनाव पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट में पिल दायर। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग जहां पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा की तैयारियों में जुटा है, वहीं राज्य में विधानसभा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि बिहार इस समय कोरोना संक्रमण और बाढ़ से जूझ रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोरोना और बाढ़ से मुक्त होने तक राज्य में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं। अक्टूबर-नवंबर में होने हैं चुनाव। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही गाइडलाइन जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार नामांकन ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा और सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही साथ हो सकेंगे। इसके अलावा मतदाताओं को वोट डालने के दौरान ग्लव्स भी दिए जाएंगे। चुनाव टालने की मांग। चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि बाढ़ और कोरोना से जूझते बिहार में चुनाव कराना संभव नहीं है। लिहाजा बिहार में कुछ दिनों तक चुनाव प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। 16 जिलों के 82 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बता दें कि राज्य में फिलहाल 16 जिलों के लगभग 82 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान, गंगा समेत कई नदियों ने पिछले कुछ दिनों में कहर बरपाया है। राज्य में कोरोना का कहर भी फैला है। राज्य में अब तक 1,15,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यहां 492 लोगों ने इस बीमारी की चपेट में आकर जान गंवा दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमएलए एमएलसी स्वार्थ में ज्वाइन कर रहे जेडीयू, टिकट नहीं मिलने पर वहां से भी भागेंगे आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी बयानबाजी तेज है। इस दौरान नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। बीते 1 महीने के भीतर आरजेडी के कई विधायक और एमएलसी पाला बदलते हुए जेडीयू का दामन थाम चुके हैं, जबकि मौजूदा सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक ने भी कुछ दिनों पहले ही जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में राज्य में नेताओं द्वारा बदलने को लेकर जुबानी जंग तेज है। आरजेडी में मची इस भगदड़ पर आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने कहा कि
कि जितने भी नेताओं ने पाला बदला है वह सभी पार्टी से निकाले जा चुके हैं, क्योंकि वह जेडीयू के लिए काम कर रहे थे। सुबोध राय ने कहा कि जो भी नेता गए हैं वह पार्टी के लिए कुछ भी नहीं थे, वह सभी अपने स्वार्थ में जेडीयू को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता और जेडीयू से उनका कोई लेना देना है, बल्कि अगर आज उन्हें जेडीयू टिकट नहीं देगी तो वहां भी वो छोड़ भागेंगे। राय ने कहा कि चुनाव हैं तो ऐसे में नेताओं का दल बदल कर आना जाना लगा रहता है। सारे के सारे नेता स्वार्थ में पार्टी छोड़ते हैं और ज्वाइन करते हैं। बता दें कि बीते दिनों लालू यादव के समधी चंद्रिका राय, जयवर्धन यादव और फराज फातमी ने आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि सच को लाख कोशिश के बाद भी छिपाया नहीं जा सकता। गांधी ने सरकार के राफेल से जुड़ी सूचना कैग को नहीं देने संबंधी एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि सरकार राफेल घोटाले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है और तथ्य छिपा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, राफेल के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसा चुराया गया। इसके साथ ही उन्होंने सच को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक कथन का उदाहरण करते हुए लिखा, सच एक है, रास्ते कई हैं। उन्होंने राफेल विमान के चित्र के साथ ही इस संबंध में छपी खबर को पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने राफेल ऑफसेट सौदे को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें राफेल पर हुए खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने कैग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा छवि सुधारने में हुआ सरकारी पैसों का उपयोग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते देखे जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी पर सवाल करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने छवि सुधारने में सरकारी पैसे का उपयोग किया है। ट्वीट कर साधा निशाना। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा, हमारे देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, चीनी आक्रामकता है, वहीं भारत सरकार करदाताओं का पैसा छवि सुधारने पर लगा रही है। उधर कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार और रोजगार सृजन करने के लिए अपनी योजना के बारे में देश को बताना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि मोदी सरकार 29 वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए काम कर रही है और यह चाहती है कि संदेश सभी तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। खबर में बताया गया है कि सरकारी अधिकारियों के अनुसार मोदी प्रशासन अपने नियोजित धारणा ओवरहाल अभ्यास के आसपास एक व्यापक प्रचार अभियान का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल भारत के प्रदर्शन पर काम करना है बल्कि कुछ रैंकिंग रूपरेखाओं को इंगित करना है। इससे पहले भी राहुल गांधी के एक ट्वीट में वीडियो को शेयर करने के साथ ही केंद्र सरकार के प्रति आक्रामक तेवर देखा जा सकता है। राहुल ने इस ट्वीट के जरिए अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना संकट को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इसमें कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस के पहले से ही काफी बुरे हाल में है। राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मेरे संबोधन के कुछ अंश संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था का कोविड-19 के पहले से ही काफी बुरे हाल हैं। जब तक पैसा सीधे सीधे किसानों, मजदूरों और एमएसएमईज को नहीं दिया जाएगा, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार होती है, हम वहां इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर देश की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है तो वह कोई भी झटका बर्दाश्त कर सकती है। पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी इस पैसे को बड़े कारोबारियों के हवाले करना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देखो शहर में कौन आया, सिंधिया से नाराज कांग्रेस ने पोस्टर से निकाली भड़ास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और उनके नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के हाथ में सिंधिया गद्दार है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, साजिश करने वालों का राज बदल दो आदि के स्लोगन लिखे तख्ते पकड़े हुए थे। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और काले कपड़े पहन विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस द्वारा बसों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भरकर ले जाया गया है। पुलिस ने शिंदे की छावनी मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया और कार्यालय के नजदीक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की। वहीं ग्वालियर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस का सरकार पर तंज, कहा पीएम केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक खबर का हवाला देते हुए पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी है। तंज भरे ट्वीट में सुरजेवाला ने कहा, सार्वजनिक धन से खरीदे गए वेंटिलेटर विफल हो रहे हैं और अग्रिम भुगतान करोड़ों में किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएजी ऑडिट के लिए नहीं कहा है। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती रही है। हाल ही में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का बचाव किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत भूषण के समर्थन में सिब्बल बोले, अवमानना की शक्ति का हथौड़े की तरह हो रहा प्रयोग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिए जाने पर कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अवमानना की ताकत का प्रयोग लोहार की हथौड़े की तरह किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, प्रशांत भूषण अवमानना की शक्ति का प्रयोग लोहार के हथौड़े की तरह किया जा रहा है। जब संविधान और कानूनों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है तो न्यायालय असहाय क्यों होते हैं? दोनों के लिए समान तरीके से अवमानना दिखाते हैं। बड़े मुद्दे दांव पर लगे हैं। इतिहास हमें खारिज करने के लिए कोर्ट का मूल्यांकन करेगा। कपिल सिब्बल से पहले कोर्ट के रुख पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा था कि जो शख्स उच्च पद पर बैठता है, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जज कोई भी हो, वो कुर्सी बैठने के लिए होती है, ना कि खड़े होने के लिए। प्रशांत भूषण के ट्वीट के संदर्भ में जब अरुण शौरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हो रही है कि 280 कैरेक्टर लोकतंत्र के खंबे को हिला रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।